हाँ, तो बाबू कल हम लोग बात किए हुए थे, उसने कहा था जो हम लोग का हिंदी का दूसरा पार्ट है, आ गया समझ में। तो उसने कहा था, मैं आप लोग को कल हम लोग हमने क्या किया था कि इसके कवि जो कवि परिचय है, यानी कि जो लेखक परिचय, उसके बारे में क्या कर दिया था, मैंने बता दिया था कि इसको किसने लिखा है, कब लिखा है, यह किस प्रकार की एक कहानी है। बाद में चलकर विमल राय ने इस पर क्या किया, एक मूवी भी बनाया, उसने कहा था। तो ये चीज़ आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। तो लेखक परिचय तो बताने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग को कहानी पर बात करेंगे। तो कहानी पर बात करेंगे तो कहानी को लेकर हमको 3-4 चीज़ों को लेकर क्या करना है बाबू, जानना है। वो 3-4 चीज़ें जो होगी ना, वो 3-4 चीज़ें जो है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो है इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है। तो सबसे पहले ये जो कहानी में जो पात्र परिचय है उसके बारे में क्या करें, हम लोग जान लें। तो सबसे पहले जान ले, तो इसमें का जो नायक है, नायक जो है, तो नायक का जो नाम है, याद रखिएगा, इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह। कौन है बाबू, लहना सिंह। ये जो है लहना सिंह जो है ना, यह कहानी का मुख्य पात्र है। उसके बाद से कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह हुआ। वो लड़की जो है जिससे लहना सिंह प्रेम करता था। साथ में यहां पर आएंगे आपको हजारा सिंह। हजारा सिंह, ये जो हजारा सिंह जो है एक्चुअली में यह कौन है, सूबेदार है। कौन है बाबू, सूबेदार है, जिसके अंडर में क्या करेंगे लोग, जाएंगे लोग। लहना सिंह जो है इसके अंडर में जाएगा सब लड़ाई करने के लिए जर्मनी की ओर। और उसके बाद बोधा एक होगा। बोधा जो है, यह जो है सूबेदार का बेटा, यानी कि हजारा सिंह का क्या है, बेटा है। कौन, बोधा। आ गया। तो ये पात्र परिचय पर ध्यान से, कैसे कहानी को जब पढ़ेंगे ना, तो पात्र परिचय को ध्यान में रखना होगा कि ये हीरो है, यह विलेन है, ये। और उसके बाद से एक और आएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह यह जो रहेगा कहानी का, मतलब देखो, हर टीम में एगो नहीं आता है। हर टीम जो होता है ना, उसमें एगो ऐसा व्यक्ति होता है कि तरह तरह के कहानियां सुना के लोगों को मनोरंजित करता है। ऐसा ऐसा बात बोलता है ना कि लोग हंस देते हैं, बोलता है कि मतलब हम की टीम का एगो कॉमेडियन है। तो उसी प्रकार का वो जो पलटन जो है, जिसमें वो लोग जा रहे हैं, पलटन किसको बोलते हैं, जिस प्रकार से खिलाड़ियों का एक समूह होता है जिसको टीम बोला जाता है, तो सैनिकों का जो समूह होता है उसको पलटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पलटन। तो वो जो पलटन का जो विदूषक जो है वह है वजीरा सिंह। विदूषक क्या कहा जाता है बाबू, विदूषक। आया समझ में। तो पलटन का विदूषक कौन है, वजीरा सिंह। तो ये समझ जाइए कि आप लोग को इस चैप्टर का 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। उसने कहा था का मुख्य नायक कौन है, लहना सिंह। सूबेदार कौन है, हजारा सिंह, यानी कि जो पलटन का सूबेदार कौन है, हजारा सिंह। बोधा कौन है, सूबेदार का बेटा है, सूबेदार का बेटा है। और वजीरा सिंह क्या है, विदूषक का पलटन है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो गया। क्वेश्चन ऐसे आता है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। बोधा कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। उसके बाद से हजारा सिंह क्या थे, तो पलटन के सूबेदार थे। या पलटन का सूबेदार कौन था, हजारा सिंह। कहानी का मुख्य नायक चाहे मुख्य पात्र कौन है, लहना सिंह। आगे समझ में। और उसमें से मेन बात की शुरुआत होती है कि अब जो आप लोग पढ़ाते चलेंगे कहानी को, तो बताते चलेंगे। जैसे कहानी की शुरुआत कहां से हुई है, अमृतसर। किस शहर से होती है, अमृतसर से। उसने कहा था कहानी की जो शुरुआत है वह किस शहर से हुई है, तो हाँ, अमृतसर शहर से हुई है। आ गया समझ में। तो ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे जो बोल रहे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो भी बात हम जोर देकर बोले उसको आप लोग क्या करिएगा, मेंशन करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज कहानी को, क्योंकि मेरे पात्र परिचय पढ़ा दिया। बताओ तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, 3। कौन कौन से,
हाँ, सुखमय जीवन 1911 में, बुध का कांटा 1911 में उसने कहा था, याद हो गया है। तो याद रखिएगा कि इन कहानियों को उन्होंने इस टाइम में क्या किया था, लिखा हुआ था, और मात्र इन्हीं 3 कहानियों से क्या हो गए, वो विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। बताए थे ना कि कहानी जो है एक फिल्मी स्टाइल में है। लेखक बोल रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बॉम्बू कांटों वाले की बोली का मरहम लगावें। देखो कह रहा, देखो पंजाबी भाषा जो होता है ना, बड़ा ही स्वीट लगता है। चाहे पंजाबी गाना देखिएगा कितना तहलका मचाता है, वो हर जगह बजता है। पंजाबी गाना हर जगह बजता है, तो थोड़े से उसकी बोली में अलग प्रकार की मिठास होती है। तो वही बोल रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से। अब देखना सब, जब गाड़ी वाला चलता है तो गाड़ी वाला चलता है ना, तो जो कंडक्टर होता है, तो अगर कहीं भीड़ भाड़ होता है ना, कंडक्टर सब जो होता है, जो कहीं भीड़ भाड़ होता है तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर तरह तरह की बातें बोलते हैं। कुछ उसमें अभद्र बातें बोलते हैं, कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, तरह तरह की बातें होती है। तो वही कह रहा है यहाँ पर इक्के गाड़ी वाले। अब ये जिस समय लिखे उस समय तो ऐसी नहीं था, बस और ट्रक तो नहीं था, क्या होता था, इक्का गाड़ी वाले। तो इक्के मतलब कहा जाता है जो घोड़ा गाड़ी सेक्टर जो होता है ना, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जो भी हो, तो इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से। अब जबान के कोड़ों का मतलब होता है जो छड़ी होता है ना, जिससे मारा जाता है, आया समझ। तो यहाँ पर जबान की कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई हो और कान पक गए हो, वो उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काटन वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल वालों की आंखों के न होने का तरस खाते हैं। अब देखो जब चलता है सब गाड़ी, अब जैसे यहाँ पर हॉर्न बजाता है, चाहे गाड़ी के एक्सीलरेटर प्लाट रखेगा गाड़ी स्पीड चलेगी, लेकिन घोड़ा गाड़ी पर एक्सीलरेटर क्या होता है, उसका कोड़ा होता है, सट सट मारता है कि तुम तेजी से क्या करो, आगे बढ़ो। तो वही कह रहा है कि जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, यानी कि गाली देते हैं। अच्छा मान लो एज जोक फन में, अब तुम किसी के भतीजा लग रहे हो, तो अच्छा भतीजी लग रही हो, तो थोड़ा अंकल कुछ ऐसे ऐसे बातें नहीं बोलते हैं, तुमको गुस्सा भी आता है, हंस भी देते हो, वो अंकल जी के हमेशा मतलब कि मौसी के चक्कर में रहे नहीं, आ गए समझ में। तो वही बात है, हाँ ठीक वही बात है कि इक्के वाले ये क्या करते हैं, जब घोड़वा को मारते हैं ना, अच्छा घोड़वा को नानी से अपना क्या होता है, नजदीकी संबंध बताने का मतलब उसको गाली देना एक तरह से, मतलब कि ना मारते भी हैं गाली भी देते हैं। और क्या करते हैं, कभी कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने का तरस खाते हैं। आज जो क्या होता है, जैसे मान लो तुम गाड़ी चलाते हो, तब तो कोई समय आंख नहीं खेका बोलते नहीं है कि इतने बड़ा का गाड़ी आता तेरा लोग नहीं खे, धक्का लग जी तो कहो कि धक्के लग गए। तो यही चीजों की बात कि तुम्हारे आंख न होने का क्या करते हैं, तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चितकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चलते जाते हैं। अब कह रहे हैं कि देखो गाड़ी वालों में जब रोड पर चलिएगा ना, तो मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाला का दोष देगा, साइकिल वाला पैदल वाला का दोष देगा, बड़ा गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला का दोष देगा। अब पूछो कैसे, अच्छा तुम कभी कार चलाते जाओ तब तो मान चलेगा का कि देखते हैं ना जब जाम लगता है तो एक घंटे से मोटरसाइकिल वाला घुस गई बा, लेके वो अकेले जाम करेगा, पूरे पीछे जाम बा, आगे समझ में। तो जो जितना सा छोटा होता है ना, उस प्रकार से एक दूसरे पर ग्लानि करते रहता है। तो वो बोलता है कि कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पैरों की चित कर अपने को ही सताए हुए बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवसर अपने नाक के सीधे चलते जाते हैं। कुछ कोई बोलता है कोनो बात नहीं है, ड्राइवर को कुछ बोल देता है, वो बेचारा कहता है बोल कोनो बात नहीं है, वो अपने चुपचाप सीधे नाक के रास्ते चलते जाता है। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर
बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो अच्छा, करते हुए सफेद फेटो, खचरो और बतको, गन्ने और खोमचे और भोरे वालों के जंगल में राह खेते हैं। अब देखो, अब गाड़ी चलाते हैं तो ए भाई हट जी हो, ए मर्द से साइड होको ना ऐसे जब चलते हैं तो भीड़ भाड़ आता है तो तरह तरह के नाम से नहीं बुलाते हैं लोग, ए मौसा हट जाइयो, का मर्द कहता है लोग तो नहीं गाड़ी आवत गजबे बड़ा लोग कबो लोग के हमनी में दिक्कत बा, ऐसे कहते हुए चलते है कि नहीं। तो वही सारी बातें बोल के यहाँ पर देखो वो अपनी भाषा में जो पंजाबी जो लैंग्वेज है उसमें वो बोल रहे हैं कि अपनी बिरादरी वाले जितने भी समुंदर की जैसे कि बड़ा सा समुद्र होता है की मछलियां उसमें चल रही है, तो उसमें अपना नाव खे रहे हैं, यानी अपने गाड़ी को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। क्या क्या कहते हैं तो वो सारी चीजें, भाई जी ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, ये तरह तरह की बातें करते रहते हैं। क्या मजा है कि जो और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, और क्या मजाल है कि जब तक कोई बेचारा बताए नहीं तब तक कोई क्या करे। अच्छा, बड़ी बड़ी जो बसें चलती है तो उसको शौक है कि वो कंडक्टर का पैसा अलग से दे, उसको ये भाई साइड हो जाए टंगाया रहता है, कहता रहता है ए बाएं देखियो मैं दाब के, तो चिल्लाता रहता है कि नहीं। तो वही बात होता है कि मजाल जो है कि बिना कहे कोई क्या हो जाए वहां से हट जाए। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। अब ऐसा बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती है, वो दुखे होते हैं, उस सब का भी जीभ चलता है, लेकिन वो क्या होता है मीठी छुरी की तरह। अब मीठी छुरी कहने का मतलब एक मुहावरा होगा कि तुमको गाली भी देंगे और तुमको पता भी, जिसने भी कहता है सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं। तो जो मीठी छुरी कहने का मतलब कि कुछ ऐसा बोलना एक मुहावरे की तरह हुआ कि तुमको लग भी जाए कि तुमको हम जो कहना था कह लिए, आगे समझ में। तो जैसे ना कहते हैं कि गाड़ी चलाते हैं कोई रे माई बाप का अधिकार हो गई बड़ी इसका, तो जीवन से मोहब्बत नहीं खे, तो ऐसे जो बातें बोलते हैं तो ऐसा बात नहीं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कुछ अपना अलग तरीका होता है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के नमूने ये है, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बोलिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। देखिए पंजाबी में बोल रहा है कि यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी, अब देखो तुम लोग को बताए थे ना कि ये अपने कहानी में अपभ्रंश भाषा का ज्यादा प्रयोग किए हैं। अब चितौनी तुम लोग डिक्शनरी खोजते रह जाएगा, नहीं मिलेगा। तो अपभ्रंश भाषा का मतलब क्या हो गया कि बिगड़ा हुआ भाषा, तो चितौनी मतलब चेतावनी, आगे समझ में। तो बार बार किसी बुढ़िया को चेतावनी देने के बाद भी अगर वो अपना लीक से चले, अब बूढ़ा व्यक्ति है उसको बेचारा का कान से सुनाई दे, अब बड़का तो हर नहीं, उसमें क्या होता है हट जाइयो हो, देखता है टमटम चला रहा है हट जाइयो हो, गाँव देखते हैं शहरों में सुनते हैं चाहे गाँव में सुनते हैं। अब बेचारी के कान से तो सुना नहीं रहा है, वो पर एकदम अपना मस्ती में चल रही है। तो वही कहता है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई बूढ़ी औरत अगर उनकी चेतावनी को नहीं सुनती है तो उनको मतलब बोले का भी एक नमूना होता है कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, जिसका आगे अर्थ दिया हुआ है। देखिए आगे अर्थ क्या होता है इसका, क्योंकि पंजाबी में है तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि समिष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, रे बुढ़ी अभी तो बहुत जीने वाला बड़ी, जल्दी हट, आगे समझ, हट जा जीने जोगी है मतलब अभी बहुत तुम जीने वाली है, मतलब ना होता है एक मतलब व्यंग बोलना, आगे समझ में कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। माने इस प्रकार की बातें कहकर क्या करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, ऐसे बम्बू काटन वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आज मिले। इतना ही भीड़ भाड़ वाला है, होता क्या है कि एक दुकान है, आगे समझ में। इतना भीड़ भाड़ इलाके से क्या होता है कि इधर से एक लड़की आती है और एक लड़का आता है, दुकान पर दोनों की क्या हो जाती है, मिलन होती है। कहानी का अब नायक और नायिका क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और कहानी का मिलन क्या हो जाता है, कहानी की शुरुआत यही से होता है। उसके बालों और उसके ढीले थूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। सिखों की पहचान, बड़े बड़े बाल होते हैं, ढीला थूथना होता है,
आ गया समझ में? तो इससे मान जान पड़ता है कि दोनों लड़के और लड़की क्या है, सिख कम्युनिटी के, सिख समुदाय के हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। हाँ देखो, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बाबू, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह बनेगा कि लड़का जो था वह किस लिए दुकान पर आया था, तो अपने मामा के बाल धोने के लिए। पंजाबियों का बाल क्या होता है, काफी बड़ा बड़ा होता है। तो वह होता क्या है कि वो अपने मामा के बाल धोने के लिए क्या ले रहे, दही लेने के लिए आया था। और यह रसोई के लिए बढ़िया, और ये जो थी लड़की जो थी वह बड़ी खरीदने आई थी। बड़ी मतलब समझता है हम लोग के अब आम भाषा में जो बोलते हैं अदौरी, आ गया समझ में? तो वह बढ़िया मतलब कि वो बड़ी बोले चाहे सोयाबीन जो बोलेंगे ना, तो वही खरीदने के लिए, रसोई के लिए, सब्जी बनाने के लिए सोयाबीन खरीदने के लिए आई थी। लड़का दही खरीदने आया था और लड़की कोची खरीदने आए सब। हाँ, दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। एक्चुअली में क्या था कि अब दुकान पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि दुकान पर गया तुम्ही को दे दिया। दुकान पर भी भीड़ थी, वह एक दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा था कि जो पापड़ ऊपर गिनने में व्यस्त था। आ गया समझ में? तभी टाइम है, लड़का बड़ा खतरनाक होता है। आ गया समझ में? अब देख रहा है कि दुकानदारों ने क्या है, बिजी है, तो ये अब अपने चक्कर में लग जाता है। लड़की से कह रहा है, जानते हैं क्या? हाँ, लड़की से कह रहा है तेरे घर कहाँ है। अब देखो, लड़के से कहता, तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे, तो तेरे घर कहाँ है पूछ रहा है, लड़का पूछ रहा है तेरे घर कहाँ है, तो वो कह रही है मगरे में। ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो गया। लड़की का घर कहाँ था? मगरे में। वहां पे एक जगह पड़ता है, तो वो लड़की पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, तो वो बोलती है कि मगरे में। तो और तेरे, तो वो कहता माझे में। और लड़के के घर कहाँ है? माझे में। तो यानी लड़का कहाँ का रहने वाला था? माझे का। लड़की कहाँ का रहने वाली थी? मगरे की। चलो क्लियर हो गया, दो ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो गया। तुम लोग को देखो ऊपर 4-5 ऑब्जेक्टिव बता दिए, दो ऑब्जेक्टिव यहां से बता दिए कि लड़का जो था, लड़की जो थी मगरे की थी, लड़का जो था माझे के था। अंतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। वो कहता है कि जो माझे है ना, अंतर सिंह का बैठक, अंतर सिंह का बैठक, अंतर सिंह जो है वो मेरे क्या है? मामा है। ऐसे समझ में? अभी देखो, लड़की खाली अपना एगो पता बताई, ये पूरा पता बता दिया। ये जो अंतर सिंह है ना वो हमारा मामा है। आ गया? मैं अभी मामा के यहाँ हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। देखो, तो लड़का घर माझे था, लेकिन ये कहा कि मैं तो अभी मामा के घर आया हूं, और उनका घर कहाँ है? उसके मामा घर कहाँ था? गुरु बाजार में। लड़के का मामा के घर कहाँ था? गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। तब तक अभी इतना ही बात बेचारा सबका हुआ था। तब तक दुकानदार क्या होता है, यह बोल बोल बोल, तुम लोग क्या बात कर रहा है, जल्दी बोलो क्या लेना है। इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। दोनों का सामान मिल गया, कुछ दही मिल गया, एक बढ़िया मिल गया, और दोनों सौदा लेकर क्या कर दिया, अपना अपना चल दिए। कुछ आगे देखते हैं, स्लाइड को आगे कर दे। अब सुनो, कर कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा। लड़का बड़ा कमीना होता ही है, इसमें कोनो दिक्कत ना है, वो सबसे बर्दाश्त होता है। कुछ दूर जाता है तो बेचारा मुस्कुरा कर उसे क्या करता है, पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। आओ बाबू देखो यहाँ पर, इससे एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा। कुड़माई का अर्थ, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। क्या होता है बाबू? मंगनी। कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। आए बस समझ में? या सगाई जो बोलेंगे, मंगनी या सगाई, जो आजकल रिंग सिरोमणि नहीं हो रही है, रिंग सिरोमणि नहीं हो रही है, उसी को बोलते हैं। तो तेरी कुड़माई हो गई है, लड़का उससे क्या पूछता है? क्योंकि उस समय आज ना, अच्छा मान लो कि 8 साल का लड़किया है, अब 12 साल का लड़का है, तो उस समय बाल विवाह होता था। जिसका अब तुम लोग कहेगा कि इतना छोटा में सब पूछ रहा है कि तुम्हारी सगाई हुई कि नहीं। सर 8 साल की लड़की की सगाई कैसे होगा? तो उस समय 8 साल की लड़की का बियाह हो जाता था। आया समझ में? क्योंकि पुराने जमाने में बाल विवाह की प्रथा थी। तो लड़का भी कंफर्म कर रहा है कि अभी इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अप्लाई फॉर्म में नहीं ना चल रहा है।
तो देखो क्या होता है, तेरी कुर्माई हो गई है। कुर्माई का अर्थ क्या हो गया बाबू? मंगनी या सगाई। तो उससे पूछता है कि तेरी सगाई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। अब क्या होता है, जब लड़की, अच्छा किसी भी लड़की से डायरेक्ट पूछेगा कि तुम्हारी शादी हो गई बा, तो कोई गुस्सा नहीं आएगा। वो आंख चाहे कहते हैं फट, क्या बोलता है, आवाज से दौड़ के क्या होती है, भाग जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। अब देखो डेस्टिनी, इसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनी। कहीं ना कहीं मिलेंगे तो जरूर, अब समझ में। तो वही कह रहा है कि दूसरे तीसरे दिन अब इस सब का क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों अकस्मात क्या हो जाते हैं, अचानक मिल जाते हैं। अकस्मात मतलब अचानक क्या होते हैं, अचानक दोनों कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। अब 1 महीना तक यह हाल रहता है, मिलना, एक दूसरे को छेड़ना, यही 1 महीना हाल चलता है। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, उसमें 2-3 बार लड़के ने फिर उससे पूछा तेरी कुर्माई हो गई, बार बार पूछता था कि तेरी सगाई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। अब बार बार ये बेचारा कंफर्म करने में लगा था कि गड़िया का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, आगे समझ में, इसलिए बार बार उससे पूछ रहा है कि तेरी कुर्माई हुई है कि नहीं। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की ने लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। एक दिन जब लड़कियां जैसे लड़कवा पूछ रहा है कि बताओ ना तेरी कुर्माई हो गई, कहा कि रोज रोज हमको पूछ कर क्या कर दिया है, तंग कर दिया है। तो क्या कर दिया है, तंग कर दिया है। तो एक दिन क्या कर रहा है कि बोल देती है कि हाँ हो गई। पूछता है कब, अब लड़का के विरुद्ध। अब बच्चा लड़का मुंह बना पूछता है कब, कल। तो करे क्या, कल हुआ है। लड़की बोले कि कल हुआ है। देखते नहीं है रेशम की कढ़ा हुआ सालू, लड़की भाग गई। बोलिए देख नहीं रहे रेशम का जो सालू जो हमारे पास है, ये देख नहीं रहे हो, कल ही मेरा क्या हो गई है, कुर्माई हो गई है। अब वो वहां से दौड़कर भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। अब बेचारा वो क्या कर दिया, बोले नहीं कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए। अब जो देखो यहां से कहानी सुनो, यहां से कहानी को देखो कितना मतलब कि फिल्मी स्टाइल में लड़का ऐसी करते चल रहा है। लड़के ने घर की राह ली, वो बेचारा घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। अब देखो अभी होश में बा, एक पता चलो कि ओकर बियाह हो गई, जौना कि 1 महीना से पीछा करत रहनी, अभी होश में बा। रास्ता भर ढहत ढिमलात एकदम एकदम कह रहा है कि रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एकदम ना होता है कि अगर मतलब अंदर गुस्सा है और कौन जो कुछ थोड़ा सा कुछ करता है तो एकदम मतलब उस पर तुरंत रिएक्ट होता है। एकदम कोई गुस्सा बैठा हो और तुम जाके वहां से नियमों से पूछो का हाल बा, तेरे को बताइए तो तू क्या कर लेबो, तरी इतना मर्द बते इतना खिसिया के काहे बोला तारीस, तो तेरा उसे क्या मतलब बा, तू जा यहाँ से चुपचाप। अब बेचारा जब रास्ते में ऐसा ही चल रहा है, एक छबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खा गया। मतलब छबड़ी वाला जो अपने खोमचा में लेकर घूमता है ओकरो गिरा दे रहा है, एक कुत्ता को पत्थर में मतलब के मार दे रहा है, साथ में गोभी वाला जो है सब्जी बेचने वाला में लेकर दूध डाल दे रहा है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी की से टक्कर अंधे की उपाधि पाई। तब तक सामने से एक लड़की आ रही है, नहाकर जाकर कैसे टकरा गया, अरे आन्हर इसका तो लोकत नहीं खे, बेचारा आन्हर भी खड़ा गया। तब कहीं घर पहुंचा, मतलब इतना कांड करने के बाद बेचारा घर पहुंचा। बेचारा का दिल क्या हो गया है, टूट गया है। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी का दूसरा पार्ट बताए थे ना, कहानी कितने पार्ट में है, तो अब देखो यहां से कहानी खत्म। अब ये बचपन की जो फिल्म नहीं होता है, बचपन की स्टोरी खत्म। अब एक बार सीन कहां चला जा रहा है, लड़ाई के मैदान में। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट जो भाग है उसमें उसकी बचपन की कहानी है, और सेकेंड पार्ट में अब फिर ऐसा बात नहीं होगा, फिर एक बार बचपन आएगा।
कहानी में फिर एक बार बचपन आएगा, नई फिल्म देखते हैं, सोचता है, फिर सोचने लगा तो बचपन की कहानी बताने लगा कि बचपन में हीरो का कैसा कैसा क्या हुआ था। तो वही बात है कि दूसरा का पाठ में अब सीधे कहाँ चले जाए हम लोग, लड़ाई के मैदान में। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आगे समझ जाओ कि सर अभी तो एथी था, बचपन का सीन था, अभी कहाँ से ये चीज आ गया, लड़ाई कहाँ से आ गया। तो यहाँ से अब उनकी कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब पहले ही तुम लोग को हम बता दिए हैं कि कहानी 5 भाग में है, कहानी 5 भाग में, तो बचपन कहानी तुम लोग को बता दिए कि यही लड़की बाद में किससे, हजारा सिंह से उसकी शादी होती है, तो ऐसी कहानी है। चलिए, जिस प्रकार से हमारे बीकी सर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं जय हिंद बच्चों। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को बता दिया जाए कि जो एक आम भाषा में क्या होता है कि लोग बोलते हैं ना कि राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। देखो, अच्छा काम होगा तो वो राम राम, अब बुरा काम होगा तो वो राम राम, अच्छा काम होगा चलो जय सिया राम, सारा काम सही सही से हो गए। बोलने का तरीका एक होता है राम 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 तो समझिए कि कोची हो, खराब काम हो। आगे बस समझ में, राम राम ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ आई, कह रहा है कि ये कौन लड़ाई है। मतलब कि जो वो पलटन है लहाना सिंह का, वो क्या हुआ है। अच्छा देखो, लड़ाई में तुम लोग बॉर्डर पिक्चर देखा है कि नहीं देखा है। अच्छा कोई देखना सब एथी वाला पिक्चर, कहीं भी पहले लड़ाई का जो इथी बनाया जाता है ना, जहां से, तो वहां पे गड्ढा खोद दिया जाता है और उसी के अंदर खंदक में क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं, और ऊपर से बंदूक लगा के नीचे बैठा रहता है। अच्छा है, बालू को क्या किया जाता है, ऐसे बालू के बोरा में भर भर के चारों तरफ से रख दिया जाता है और उसके अंदर वो लेकर अपना आराम से बैठा रहेगा। तो वही खंदक में क्या हुए हैं, सारे सैनिक बैठे हुए हैं। तो वही कह रहे कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कर गई है। अब लड़ाई ऐसा नहीं होता है, कभी भी जो लड़ाई होता है ना बॉर्डर पर, तब दिन भर खाली गोली नहीं चलता है। 1 घंटा चलल तो मालूम चलो कि अब दिन भर शांत बड़ा सन, उन्हीं को गोली लिया गई बा, एनियो के लिया गोली तब मारे में करा के तो दिन भर बेचारा का बड़ा सन, वो बैठे बैठे कर रहा है कि दिन भर बैठे बैठे हड्डियां कर गई है। अब देखना सब मिलिट्री का इसीलिए इतना टफ ट्रेनिंग होता है। तुमको जिस पोजीशन में रहना है ना, एकदम कब कौन मारी अभी ना कि अभी गोली नहीं चलत नू तो हम रुक तनी से 2 मिनट बैठ के ताश खेल ली सन। नहीं, लड़ाई हो चाहे ना हो, जिस पोजीशन में आप है ना बिल्कुल उसी पोजीशन में आपको रहना है, एकदम जिस उसी पोजीशन। कभी कभी आप जाइएगा एथी में, दिल्ली लाल किला, सॉरी लाल किला बोलते हैं, इंडिया गेट गए हो, वहां पे एक अखंड अग्नि जलती है और वहां पर एक व्यक्ति एकदम देखना एकदम ऐसे करके खड़ा रहता है। मतलब कि बबुआ एकदम 8 घंटे तक एकदम ऐसे खड़ा रहा, तो उनको हिले के नहीं खे। लोग का करता तरह तरह के एक्टिंग कर सन, न तरह मुस्कुराए के बाद हमें लगता है कि जिंदगी का सबसे टफ जब हुए है रे भाई। एकदम सब कोई घूम रहा है, सब कुछ लोग दिख रहा है, लेकिन तुमको क्या करना है, ऐसे बंदूक लेकर चुपचाप ऐसे खड़ा रहना है। तो वही बोला है, हदिया के लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से कह रहा है कि लुधियाना में जो जाड़ा पड़ता है, ऐसे लुधियाना में भी जाड़ा कम नहीं पड़ता है, लेकिन कह रहा है सब सैनिक लुधियाना से तो यहाँ 10 गुना जाड़ा पड़ रहा है। और दूसरा बात है कि यहाँ मेह और बर्फ ऊपर से, और ऊपर से क्या हो रहा है, बर्फ भी पड़ रहा है। पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं, और पिंडली का मतलब होता है पैर का ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा जो पैर का होता है, यहां तक पूरा क्या हुआ है, पानी में धंसा हुआ है। गनीम कहीं दिखता ही नहीं, घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है। और घंटे 2 घंटे के बाद एक बार कोई वो बम फटता, एक के बाद धमाका होता है, पूरा खंदक भी क्या हो जाता है, हिल जाता है। और 100 गज धरती उछल पड़ती है। 100 गज धरती क्या हो रही है, उछल बम फटता है। तो इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। अब इतना बड़का बड़का गोला से बचेगा तब ना कोई लड़ेगा।
नारकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले आते हैं। नारकोट का जलजला मतलब भूकंप सुना था, लेकिन यहाँ पर दिन भर में तो 25 बार बम धमाका हो रहा है, 25 बार ऐसा क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कूहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। सफा मतलब होता है जो पगड़ी बांधते हैं ना, तो खंदक में है, आज थोड़ा सा भी आपका पगड़ी देखा तो टक से अगर हेडशॉट लगेगा। आगे समझ में? तो कह रहा है खंदक से अगर साफा दिख गया, चाहे कोहनी ओहनी दिख गया, ढाई से गोली लग रही है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। अब यहाँ पर कह ना मालूम कि बेईमान सब यानी कि जो जर्मनी की सेना है वह घास में सब लेटाया मतलब लेटाया है कि पत्तियों में यानी कि पत्तियों में छिपा हुआ है। लाहना सिंह और 3 दिन है। तब लाहना सिंह कहता है कि भाई घबराओ मत। और कितना दिन है? 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। कह रहा है कि देखो 4 दिन तो हम लोग खंदक में बिता दिए, 7 दिन को हम लोग को यहाँ पर मिला है रहने के लिए। तो 4 दिन बीत गया, और भाई कैसे हूँ 3 दिन क्या कर लिया जाए, रह लिया जाए, और उसके बाद फिर 7 दिन की क्या मिल जाएगी, हम लोग को छुट्टी मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। कह रहे अपने हाथों से झटका करेंगे और खाकर 7 दिन क्या करना है, आराम करना है। उसी फिरंगी मेम में के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। कह रहा है कि वो जो फिरंगी मैम है, क्योंकि यह किसके तरफ से लड़ने के लिए गए थे, इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो वही बोले कि जो फिरंगी मैम है उसके जो मखमली घास की मैदान है जाएंगे उसी में। अब जाते हैं ना तो वो फल और दूध की वर्षा कर देते, जितना मर्जी करो उतना फल खाओ, जितना मन करे उतना दूध पियो। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कितना कहते हैं कि पैसा ले लो तो नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वो कहते तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को क्या करने आए हो, बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। याद रखिएगा। तो कह रहा है कि अच्छा एक बात बताओ, 4 दिन से हम लोग वैसे ही पड़े हैं, पलक भी झपकाने का मौका नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, घोड़ा आप कितना भी महंगा खरीद लीजिए और रोज उसको पर हाँ मतलब कि उसका मसाज नहीं करेगा, उसको दौड़ाइए नहीं गया, घोड़ा का सबसे अगर उसको खाली खिलाया उसका पेट बाहर निकल गया तो घोड़ा का औचित्य खत्म। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही। इसीलिए लड़ाई हो ना हो, कभी किसी आप फौजी से पूछिएगा 4 बजे भोर में एकदम बिगुल बजाएगा, सब लड़ाई की तरह उठना है और चलो, और कुछ नहीं है। जितना तुमको मतलब कि लड़ाई पर लेके जाने का मतलब बंदूक जितना चीज होता है सबको बांधो और लेकर सबका करते रहो, दौड़ते रहो। तुम लोग समझता है कि लड़ाई होगा तब नहीं जाना है ना। 4 बजे भोर में उठ के सारा प्रैक्टिस करवा देगा कि क्या होगा कि जिस दिन लड़ाई पड़ेगा तो ये सब धीमा नहीं रहेगा, रोज की तरह क्या करेगा, चंचल रहेगा। साथ में आप लोग को महीना में आप लोग का वेट सब कुछ चेक होते रहेगा कि वेट तो बढ़ नहीं रहा है, ये तो हर जगह डाइट आपका मेंटेन करते रहेगा। तो इसीलिए जो भी फौजी लोग होते हैं काफी फिट रहता है। तो घोड़ा और सिपाही दोनों लड़े बिना क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसीलिए दोनों का क्या होता है, लड़ा चाहे चलो मत, तरह के दोनों एकदम ट्रेनिंग दिलाई। मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दिलही पर माथा टेकना नसीब हो। कह रहा है खाली एक बार मौका मिल जाए, एक बार में 7 को जर्मन के मारेंगे। और उसके बाद से तब जाकर जो दिल्ली के दरबार साहब है यानी कि वो लोग मुस्लिम है, सॉरी सिख है लो, तो सिख है लो तो उन लोग का जो गुरु होते हैं जो गुरुद्वारे में जाते हैं तो वही कह रहा है कि दरबार साहब में जाकर माथा टेकने का नसीब हो। पाजी कहीं के, और तो वहां पर नहीं बोलते हैं वो गाली उतना को ना, पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते हुए मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यानी कि जब वो लोग कालों के घोड़े देखते हैं तो मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ना लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, सामने से तो लड़ने का हिम्मत नहीं और अंधेरा में 30-30 मन का क्या करता है, सब गोला फेंकता है। चलो स्लाइड को आगे करते हैं। कह रहा है कि उस दिन धावा किया
था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तू वो दिन देखा ना तुम लोग कि खाली कमान मिला और 4 मील तक एको जर्मन को नहीं छोड़े थे। खाली क्या हो गया कि पीछे जनरल साहब ने कहा कि पीछे भागाओ, तब जाके पीछे हम हटे, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, नहीं तो सीधे उन सबको नहीं तो सीधे उनको बर्लिन तक लेकर चले जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह, आगे नाम ना, ये सूबेदार हजारा सिंह ने कहा मुस्कुरा कर, लड़ाई के मामले मजेदार या नायक के चलाए नहीं चलते। देखो लड़ाई का मामला जो होता है ना, अगर बस सब खाली सैनिक पर चले, जो रोज उधर से सीज फायर होता है पाकिस्तान की तरफ से, इंडियन आर्मी का क्या चले, बस चले, तो जानता है सब क्या करेगा, तुरंत मान जो है कि आधा पाकिस्तान कब्जा में है। लेकिन क्या होता है कि सब कुछ के बावजूद अपने से बड़े अफसरों को मानना पड़ता है। आए बात समझ में? बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, क्योंकि बड़े अफसर क्या सोचते हैं, दूर की बात को सोचते हैं। हम लोग का तो जो सही है। अच्छा देखो, कभी भी प्रधानमंत्री बनता है चाहे राष्ट्रपति बनता है ना, तो एक प्रॉपर एज होता है तब जाकर। अब मान लो कि अमिताभ जैसा लड़का के प्रधानमंत्री बना ना दो, तब मालूम चलेगी काले पाकिस्तान एने से श्रीलंका ये सब खत्म, सब पर अपन कब्जा। हमने कहे कोनो बा पावर में बानी प्रधानमंत्री हैं, दूर के ना सोचिए सन कि एकर मतलब कि फॉरेन डिप्लोमेसी जो हुई है पर क्या प्रभाव पड़ी, कुछ ना सोचिए सन। तो बड़े लोग जो होते हैं ना, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग किसी से तुरंत झगड़ा खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े लोग को, तुमसे कोई बड़ा होता है ना, अगर उसको कोई कुछ बोले देता है तो बेचारा चुपचाप सुनकर वहां से चल जाता है। तारे कोनो छोड़े के कोनो कुछ बोल दलस, वही पर एकदम धाए धाए खिंचा जाई, तो उनको देरी ना लगी समझ में। तो बड़े लोग, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, करे 300 मील का ना सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, है? सूबेदार जी स्वच्छ है, लाना सिंह बोला। लाला सिंह ने सूबेदार से बोला है हजारा सिंह से कि बात क्या है, सच है, पर क्या, पर करे क्या, हड्डियों में तो जड़ा धंस गया है, लेकिन करे क्या, वहां पर इतनी ठंडा पड़ रही है कि वो जो जड़ा जो है वो हड्डियों में क्या हो गया है, धंस गया है। सूर्य शांत हो, चलिए, निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। कह रहा है यहाँ पर सूर्य तो निकल नहीं रहा है, ठंडा से एकदम हड्डी क्या हो गई है, कप रही है। खाली क्या हो जाए, एक लड़ाई हो जाए ना तो देह में क्या आ जाएगा, फिर गर्मी आ जाएगा। आदमी उठ सिगड़ी से कोले डाला, उद्यमी, एक उद्यमी जो है उठा और सिगड़ी में क्या डाला, कोले, यानी कि कोयला को डाला। ठंडा है तो वहां पर सिगड़ी रखा हुआ है सब सैनिक के लिए, उसमें कोयला डालता है। वजीरा, तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। वजीरा को क्या आदेश दिया जाता है, किसको पानी फेंकने का आदेश दिया गया था, वजीरा को। वजीरा को पानी फेंकने के लिए आदेश दिया था कि तुम चार जन बाल्टियां ले लो और जो खाई में पानी है उसको निकाल कर बाहर फेंक दो। महासिक शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। अब देखो क्या होता है कि हर रोज सबका ड्यूटी लगता है, तो होता क्या है कि सूबेदार खंदक का परिक्रमा करता है कि अब खंदक का पहरा क्या होने वाला है, बदलने वाला है। वजीरा सिंह पलटन का विशक था। आगे देखो यहाँ पर वजीरा सिंह पलटन का क्या था, विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकते हुए बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर पड़े और उदासी के बादल फट गए। यानी कि सब, विदूषक किसको बोलते हैं ना, बोलता है कुछ कुछ, अगर सब कोई उदास हो और में कोई जाकर कॉमेडी करने लगे तो थोड़ा सा क्या होता है, जो दुख की घड़ी होती है वो खत्म हो जाती है। तो वही बात होता है कि वजीरा सिंह जो है ना, वो जब वो बाल्टी से पानी, गंदला पानी फेंक रहा है तो कह रहा है कि भाई देखो सन, हम क्या बन गए, पाधा बन गए। अरे पंडित
जिस प्रकार से चलो हम लोग किसका तर्पण कर रहे हैं, जर्मनी की बादशाह का तर्पण कर देते हैं, यानी कि जब मर जाते हैं तो उनको नहीं देते हैं। तो उस प्रकार से इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहाना सिंह दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी वाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। अब उस समय देखो मिलिट्री वाला सब बड़ा मुंहफट होता है, ऐसा ऐसा सब मजाक भी करता है डॉल में नहीं वाला। तो कह रहा है कि लहाना सिंह क्या करता है कि थी लेता है दूसरे बाल्टी में पानी, अब पानी लेकर कहता है कि तुम अपने वाड़ी में क्या करो, खरबूजे को पानी दो, ऐसा खाद वाला पानी बबुआ पंजाबों में ना मिली। अले हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कह रहा है का खाली लड़ाई खत्म होने दो, यहाँ के सरकार से, इंग्लैंड के सरकार से कहो, ए भाई हमको यहाँ पर क्या कर दो, हाँ 10 गुमा जमीन दे दो और हम यहीं पर फल लगाएंगे। लड़िहारा को भी यहाँ बुला लेंगे और वो गांव का जो लड़िहारा है उसको भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, बुला लेंगे। या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, या वही जो दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम है ना, उसको भी यहीं पर रख लेंगे। देख रहा है वीडियो बन रहा है, देखो कुछ पाड़ा होता है जिसमें का अमितवा एक पाड़ा है जिसका नाम आ गया समझ में, छोटुआ है। अब यही ना सोचता है कि वीडियो में यह सब चलो चलो आगे देखो, कह रहा है कि चुप कर, यहाँ वालों की शर्म नहीं, कह रहा है कि चुप कर, यहाँ वालों की शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हठ करती है और होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। देख उसको मालूम है कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, और उतनी है बार बार हमको सिगरेट पिलाती है, अपने खुद पीती है तो हमको ओठ लगाने की चाहती है। आगे समझ में, आज जब नहीं पीता हूं तो कहती है कहा कि राजा क्या हो गया है, बुरा मान गया। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, तब तक बात आता है बोधा सिंह के बारे में। पूछता है लाना सिंह, अच्छा बोधा सिंह कैसा है, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। इसको कहते हैं, इसीलिए बोलता है अध्यात्म और शुद्ध प्रेम। उसने कहा था, अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है, तो बोधा सिंह कौची है, कौन है, सूबेदार का बेटा। बोधा सिंह कौन है बाबू, सूबेदार का बेटा। सूबेदार की जो पत्नी है, सूबेदारनी, वो क्या है, बोधा की माँ है, जो लहाना सिंह जिससे लड़की से मिला हुआ था बचपन में, वही तो वही जब उससे कही थी कि मेरे पति को और मेरे बेटे को वहां पर क्या करना, ख्याल रखना, तो वो लहाना सिंह उसे पूछ रहा है कि वो बोधा कैसा है जी, तो वही बोल रहा है वह थी वजीरा कि लगता कि पता नहीं है, रात भर अपना भी कंबल उसको उड़ा देता है, ठंडा लगता है तो अपने क्या होता है, नहीं सिगड़ी के पास मैंने आगी ताप कर अपने देह को गर्म रखता है, और उसको क्या करते हो, अपना कंबल उड़ा देते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, जब उसका पहरा देने के टाइम होता है तो तुम उसको पहरा भी नहीं देने देते, उसके जगह पर खुद तुम चले जाते हो पहरा देने, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप किचन में पड़े रहते हो। और जो तुम्हारा लकड़ी का सूखा तख्ता है जिस पर तुमको सुना है, तो तुम क्या करते हो, उसको सुला देते हो और अपने बेशक कीचड़ में पड़ जाते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों की मुरब्बे नहीं मिला करते। कह रहा है कि देखिए होता क्या है कि कहीं तुम मांदे ना पड़ जाओ, क्योंकि तुमको ठंडा लग जाएगा, और ठंडा लग जाएगा निमोनिया हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे, मुरब्बे नहीं मिलने वाले। तो कहने का मत देखो यही हो त्याग, कि क्या हो जाता है कि बेशक वो बोली है, लेकिन उस बात को उसके रखने के लिए खुद अपना कितना कठिन, मतलब कि कठिन परिस्थिति में रहता है लाना सिंह, लेकिन बोधा को कुछ होने दे रहा है, नहीं ना होने दे रहा है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेर की खड्ड के किनारे मरूंगा। वो कह रहा है
मेरा डर मत करो। मैं बुलेल के खड़ के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, और जो मेरा भाई किरत सिंह है उसके सर में मेरा क्या होगा, उसके गोद में मेरा सर होगा, और जो आंगन में जो पेड़ है उसकी छाया में ही मैं मरूंगा। यहां पर हम कौन मारने वाला है? यहां पर हमको कोई नहीं मार सकता है। आगे देखो बाबू, लो कह रहा है वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जब मरने मारने की बात आई तो वजीरा सिंह जो था ना, अपना त्योरी मतलब क्या चीज, अपना भौं को चढ़ाकर कहता है, क्या मरने मारने की लगाई है मेरे जर्मनी और तुरक, हाँ भाइयों कुछ गाओ, और हाँ कैसे कह रहे, क्या यार मरने मारने की बात लगा दिया इस मतलब थी में। चलो कुछ गाना गाते हैं, तो गाना गाते हैं, दिल्ली शहर ते पैसुर जानिए, कर लेना लौंगदा व्यापार मांडिए, कर लेना नैदा सौदा आड़िए, ओह लेना चटका कदुएनु। मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, पंजाबी में अपना गाना गाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कद्दू बनाए मजेदार गोरिये हुनर लगा चटका कद्दूएनु। मतलब देखो अब इसका हिंदी अर्थ कह रहा है कि ए दिल्ली शहर की पेशावर की जाने वाली, ओ दिल्ली शहर से पेशावर की जाने वाली, मंडी में लौंग का व्यापार कर लेना। मंडी में किस चीज का व्यापार कर लेना? लौंग का, अरी नारे का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, तेरे गोरे वर्ण वाली, ओ गोरे वर्ण वाली मतलब गोरे रंग वाली, हमको कद्दू चखना है, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, गाने को गा रहे हैं। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। मतलब ये जो गाना है ना, ये दो अर्थी गाना है, आगे समझ में। तो कह रहा है कि कौन जानता था कि ये दाढ़ी वाले, यानी कि जो सिख होते हैं दाढ़ी वाले होते हैं, और ये लुच्चे गीत गाएंगे। लुच्चे गीत मतलब खराब गाना नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि कोई आईपीएस ऑफिसर अब भोजपुरी गाना गाए अरे भाई आईपीएस ऑफिसर है भोजपुरी गाना अब भोजपुरियों गाना में अब जो गाना आजकल आ रहा है चौथी का चंदन चंचल का, वो वाला गाना गाए अगर एक दिन के बाद भइल भइल कमजोरी आगे देखो, परसारी खंडक है, परसारी खंडक से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन सोते हुए मौज करते रहे हो। यानी कि अब क्या हुआ, एक तो नया देखो गाना उना गाया जाता है, थोड़ा खुशी मनाया जाता है, कि नया एनर्जी क्या होता है शरीर के अंदर आ जाता है। चलो अब कहानी का तीसरा अध्याय स्टार्ट होता है। कहानी का तीसरा कह रहा है कि 2 पहर रात गई। कितने पहर रात चल जाती है? 2 पहर। सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 कंटीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लाहना सिंह के 2 कंबल और एक वरान कोट ओढ़कर सो रहा है। देखो रात का समय है और जो बिस्किट का टीन का डब्बा है ना, उसी पर लाहना सिंह का कंबल ओढ़कर 2 कंबल और खुद बोधा सिंह अपना कंबल ओढ़कर क्या किया हुआ है, सोया हुआ है। लाहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। उसमें पहरे पर कौन खड़ा था? लाहना सिंह। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। देखो उसका एक आंख खाई पर के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा रहा है और बोधा सिंह का तबीयत खराब है, बेचारा वो क्या कर रहा है? करा रहा है। क्यों बोधा भाई क्या है? पानी पिला दो। वो बोल रहा है करा रहा है, तो बोले बोधा क्या हुआ है? तो भाई कुछ नहीं, पानी पिला दो। सुनो, लाहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। वो उससे बोल रहा है कि ऐसी लाहना सिंह कि क्या हुआ बताओ कैसा है तबीयत? तो कह रहा है कि उसके मुंह में पानी से था, तो कैसे तबीयत? पानी भी कहता है कि बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, कपकपी छूट रहा है, लगता है कि शरीर में तार तार दौड़ रहा है, दांत भी बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तब देखो अपन दोनों कंबल दे दिया है,
अब कह रहा है कि जो बेचारा ठंडा में जर्सी पहना है ना, ये भी ले लो। मतलब तुम्हारी उसकी माँ इसको बता नहीं रहा कि इसकी माँ हमको ये चीज बोली है, वो अपने बेचारा जर्सी भी उतार कर देना चाह। अच्छा मेरे और तुम तो बोला कि और तुम क्या लोगे, मेरे पास सिगड़ी है, तुम मुझे गर्मी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। अब हेल्प करना है, झूठ मूठ करना है। वो कह रहा है कि देख भाई तुम जर्सी भी ले लो। अरे हम तो सिगड़ी, हमको तो पसीना हो रहा है। वो तो उहे नहीं जानता क्यों क्या होता ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। करा कि ना ना भाई मैं नहीं पहनूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए यही सब क्या कर रहे हो, कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है बिलायत से, मेमे ने बुनकर भेजी रही है, गुरु उनका भला करे। यह कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। अब देखो झूठ बोल रहा है, हमारे पास एक नया जर्सी मैम ने क्या किया है, भेजी है, तुम लोग अपने जर्सी मेरे जर्सी फिर तुमको ठंडा लग रहा है, जल्दी जल्दी पहनो। वो बेचारा उतार कर उसको सच कहते हो तो कहे सच कहते हो, अरे नहीं झूठ, यूं कहकर नहीं करते बोधा। उसे जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाली कोट जीन पर कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। बेचारा कैसा हूं उसको बला फुसला क्या करता है, पहना देता है, अपने पहरा पा के खड़ा हो जाता है। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मेम की जर्सी कथा केवल कथा थी, यानी कि उसे वो झूठ बोला था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह पर आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। देखो आधा घंटा बीतता है तब तक खाई के मुंह से आवाज आती है, सूबेदार हजारा सिंह। आगे बढ़ते हैं। कौन लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो कौन लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने पर एक जर्मन खाई है। कह रहा है कि वहां पर सूबेदार हजारा सिंह का सब टीम था, तो बोला कि हजारा सिंह सूबेदार हजारा सिंह। वहां तो मैं तो जो इससे ऊपर जो थे ना वो लेफ्टिनेंट साहब थे, इसके ऊपर जो थे लेफ्टिनेंट साहब। तो लेफ्टिनेंट साहब कह रहेगा कि देखो यहां से कुछ दूरी पर पूर्व की ओर जर्मन की एक खाई है, वहीं पर तुमको क्या करना है, धावा बोलना है। एक्चुअली में वो जो लेफ्टिनेंट सिंह बन के आया है ना, वह एक जर्मनी, हाँ जर्मन है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब इसमें आते हैं, देख तो करे उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। कह रहा है यस, अब देखिए करे उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। अब सुनो कह रहा है, बोले नहीं कहता फिल्मी स्टाइल में कि देखो यहां से कुछ दूरी पर जो पेड़ है ऐसे जाना है, खेत को काट कर मुहान है, और वहां पर जाने के बाद वहां पर सुनो, वहां पर जाने के बाद होता क्या है कि 10 आदमी होंगे, आ जाकर क्या करने ना है, सबको मार कर वहां पर खंडक पर कब्जा कर लेना है। जब तक दूसरा हुक्म ना मिले तुम लोग वहीं पर क्या करो, रहो। जो हुक्म मिल जाता है, यह बेचारा अंधारा में पूछता नहीं है, कह देता है कि जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। सब चुपचाप तैयार हो गए, अब बोधा भी कंबल उतार के क्या करने लगा, चलने लगा। तब लाहना सिंह ने उसे रोका। तब लाहना सिंह कहा, क्या रुको तुम। लाहना सिंह आगे हुआ तो बोधा सिंह के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई न रहना चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। अब देखो सबको वहां से जाने लगा। कहा गया था कि मात्र यहाँ पर 10 आदमी रहेंगे, बाकी सबको क्या करना है, यहाँ से दूसरे जगह धावा बोलने जाना है। तो जब 10 आदमी की रहने की बात हुई
तो कोई रहने का नाम कि भाई 10 आदमी रहेंगे, कौन आएगा निपटा के तुरंत क्या करेगा, चला जाएगा, तो कोनो नाम नहीं ले रहा था। तो बाद में कैसे समझा बुझा के 10 आदमी को आप रखा। लॉपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। लहना सिंह रह गया, बुरा सिंह को रख लिया था। अब हुआ क्या कि लॉपटन साहब क्या किए कि उसका सिगड़ी की तरफ मुंह नहीं कर रहे थे कि पहचान में आ जाएंगे, उधर मुंह फिरा कर लगा क्या करने, सिगरेट निकाल कर पीने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अच्छा एगो बात बताओ, राती में आयल होखे कौन कहे कि हम तोर बाबू हई और लास्ट में सिगरेट पिए लागो के बाद तोरा के कहे का कि ले तेहू सिगरेट पीऊ, तो तोरा शौक ना होगा बाबू कि अच्छा ना पीते थे चाहे नहीं पीते थे। अपना से बड़ा ऑफिसर जो आज तक हमको सामने खड़ा नहीं होने दिया है तब कहेगा कि लो तुम सिगरेट पी लो। अब वो कैसे जानता है कि हमारे उनके साथ कैसा व्यवहार है, तो सीधे सिगरेट ऑफर करता है। आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया। अब तो लहना सिंह को शौक हुआ कि आह बाप कुछ तो गड़बड़ है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। लेकिन यहो चालाक था, अपना मुंह का भाव छिपा कर लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। जैसे दिए तब तक सिगड़ी का जो लाइट था उजाला था उसमें लॉपटन साहब का मुंह क्या कर लिया, वो देख लिया। बाल देखे तब उसका माथा ठनका, मुंह देखा बाल देखा, रे ये तो सब भुअरे भुअरे है हाँ, तो हम देखा उसका माथा ठनका कि कुछ तो गड़बड़ है। लॉपटन साहब के पट्टियों वाला एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदी से कटे हुए आ गए। अब कह रहा है कि रे भाई ये सीधे आदमी कैसे बदल गया, हमारे लॉपटन साहब तो अलग थे। साहब शराब पिए हुए और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लॉपटन साहब 5 वर्ष उनकी रेजिमेंट में थे अब सुनो तो लगता है साहब दारू वारू पी लिए जाकर बाल कटवा लिए हैं आज, तो जांचे ना था। वो 5 साल थे। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, तभी लहना सिंह से पूछता है कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर, क्यों क्या देश पसंद नहीं कर रहा है, क्या लड़ाई खत्म हो जाएगा तो चले जाना, क्यों यह देश पसंद तुमको नहीं आ रहा है। नहीं साहब शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, शायद अब देखो उनको पकड़ने के मैं पूरा कंफर्म करने के चक्कर में है लॉपटन साहब को कह रहा है, नहीं साहब शिकार में वो मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जेल में शिकार करने गए थे। कह रहा है जैसे कि ना नकली लड़ाई होता है तो उस प्रकार से हर जगह ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। तो कह रहा है कि जो नकली लड़ाई हुआ था तो हम लोग जगधारी के जंगल में गए थे। तो कह रहा हाँ हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे आप खोते पर सवार थे और आपका खनसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। आप खोते पर खोते मतलब होता है गधा आप गधे में सवार थे। आपका खानसामा जो खाना बनाने वाला होता है जिसका नाम है अब्दुल्ला, क्या नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ले से क्या नाम है मुस्लिम, रास्ते में मंदिर में जल चढ़ाने गया था। अच्छा एगो तुमसे बात बताओ, कौन कहे अगर मान लो कि तुम पढ़ा तो मुस्लिम सब जाएगा मंदिर में जल चढ़ाने, चढ़ाते रह गया था। तो कहा हाँ बेशक, हाँ एकदम बिल्कुल बेशक, हाँ सही बोला है तुम, रह गया तो बड़ा बेहुदा है, तुम जल चढ़ाने के चक्कर में हमें पीछा छोड़ दिया था और हमको खोते पर अब खूब बात पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। बाप रे सामने से जो नीलगाय निकली, वैसा नीलगाय तो हम बाप रे को इतना बड़ा नीलगाय निकली कि हम कबो नहीं देखे थे और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। और बताइए तो आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली, बताओ कंधा में गोली लगी पुट्ठे से कैसे उसको बात में क्या कर रहा है, छिपा रहा है। और ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में बड़ा मजा है। क्यों साहब शिमले से तैयार होकर इस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैस में लाएंगे। शिमले से तैयार होकर नीलगाय के सिर आ गया था ना, आपने कहा था क्या करेंगे इसको रेजिमेंट में लाएंगे। हाँ पर मैंने वहां विलायत भेज दिया। यो बना कर हाँ सही करा, हाँ उसको तो मैंने विलायत भेज दिया।
ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होते होंगे। बाप रे, निर्गोया के 2-2 फुट के सिंह। अब मान लो कि तुमसे कोई कहे कि गधा के को सिंह होला, कहेगा दू गो, तो हमारे कोई पागल नहीं कहेगा। निर्गोया जो लड़की घूमती है हम लोग की, हाँ आगे समझ में, जो कोरिया के जो घोड़पड़ास बोलते हैं, और लड़की जो नीलगैया होती है, नीलगाय के सिंह होता है? नहीं होता है। तो नीलगाय के तो सिंह नहीं होता है। तो वही बात कह रहा है कि नीलगैया का कितना बड़का बड़का 2-2 फुट का सिंह था। तो कह रहा हाँ हाँ लाना सी 2 फुट 4 इंच के थे। वो कह रहा हाँ हाँ 2 फीट 4 इंच के थे, 2 फीट के ना रहे, 2 फीट 4 इंच के रहे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? कर तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई लाता हूँ। बात में अब पीता हूँ साहब, जाता हूँ दिया सलाई लेके आता हूँ, तब ना बार के पीऊंगा। कह लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा कि उसने झटपट नीचे कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब जो उसको मतलब पक्का करना था कि यह व्यक्ति कौन है, वो तो पक्का कर लिया कि कौन है। तो अब जो होता है कि वो बेचारा अब अपना दिमाग चलाता है। अंधेरे में किसी सोने वाले को वह टकराया। कौन है? वजीरा सिंह। तब तक क्या होता है कि अंधेरे में सोया से पैर टकराता है। तब कहता है कि कौन है रे भाई? अच्छा मान लो राती के कोनो रूम में सुतल होखे आ कोनो हड़बड़ाहड़ी में कोनो तो कोनो मुंह लौकत रहे थी लौका कचारत चल ले, अरे कौन हो रे? तो होता है ना, तो करेगा वजीरा सिंह। आगे समझ में? तो आगे देखो, हाँ क्यों लाना, क्या मत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। तो कह रहा है कहा कि जब से कौन है रे भाई, तो पूछ रहा है वजीरा सिंह तुम? तो हाँ लाना क्या बात है, क्या आफत आ गई है, जरा तो आंख लगने देती, बताओ कौन आफत आ गई? अब होगा अभी आंख लगा था तो कचार उचार के जगा दिया। होश में आओ, कयामत आई है और लॉपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। करे जल्दी उठो, जल्दी उठो, कयामत ही आई है। और वो कोची में लॉपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लाहना साहब, लॉपटन साहब या तो मर गए हैं या कैद हो गए हैं। इतना ही समझ लो कि उनका कपड़ा में आया था, या तो लॉपटन साहब मर गए हैं, मार दिया सब, ना तो कैद कर लिया है, उनके कपड़ा पहनकर आया है। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। वो सूबेदार तो बुकवा है। सही बात है, जितना नीमन सामान होता है बुकवा को मिल जाता है। वो है मेन सूबेदार। सारा काम बेचारा लाहना सिंह कर रहा है। वो अपना बेटा के ख्याल ओकरा रखे के चाहिए, ये रख रहा है। तो बताओ, अच्छा एक बार कोई आए अंधेरे में कुछ इशारा करे, तुम चल जाओगे? तो कह रहा है कि महाराज तो मुंह नहीं देखा, सबको लेके चला गया। अब कह रहा है शोहर साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने के सिगरेट दिया, जानता है? उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो किताबी उर्दू है। और उसके बाद हमारे के पिए के सिगरेट देता, जानते कि जब हम सिगरेट ना पिए नहीं। तो अब मारे गए। तो अब क्या, अब लग रहा है कि हम लोग क्या हो जाएगा, मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। वो तो सूबेदार को भेज दिया, वो कीचड़ में अपना चक्कर काटते हुए कहाँ है खाई, कहाँ है खाई, और तब तक हम लोग पर धावा होगा। 10 आदमी है, निपटा देगा सब। ये सब बात हो रहा है। उधर ऊपर खुले में धावा होगा, उठो एक काम करो, और उधर ऊपर खुले में सब मार देगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़खड़े देना, देर मत करना। कह रहा है कि देखो उस समय तुम कोई फोन और मोबाइल था नहीं, निकलो चुपचाप ऐसे निकलो कि पता भी न खड़खड़ाए। आज जो गए हलो पलटन साहब, उसका पैरों के निशान देखकर तब उसके पीछे पीछे क्या हो जाओ, आज जल्दी से दूर नहीं गया होगा। जाकर कि खंदक पर क्या हुआ है, धावा हुआ, झूठ बोला गया है, मतलब खंदक पर धावा होने वाला है, जल्दी बुला के उनको लाओ। हुक्म तो यह है कि यही हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की कर, लेकिन हुक्म तो यही है कि यहाँ यहीं पर होना है। चुप, जो बात हम कह रहे हैं उसे करो। हुक्म की ऐसी की तैसी, मतलब चुप रहो, जल्दी यहाँ से जाओ। मेरा हुक्म जमींदार लाहना सिंह इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, इसका हुक्म है, मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ। कर तुम चल जाओ, और मैं लाहना सिंह यहाँ का पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तो यहाँ का मेन मैं हूँ। तुम जल्दी जाओ और मैं पलटन साहब का तब तक खबर ले लेता हूँ। आगे समझ में? पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख।
कह रहा है कि 8 नहीं है, 10 लाख है, क्योंकि एक 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 अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ, कह रहा है कि तुम जानता है सिखों के एगो सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। आया समझ में? तो 1.25 लाख तो 8 आदमी है तो 10 लाख के बराबर है। लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। लौट कर लाना सिंह आकर दीवार पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को एक जगह खंडक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक एक तार सा बांध दिया। तब तक गया था दिया सलाने के लिए, तो वो चक्कर में था कि दिया सिगरेट, देखो वो अपना दिमाग चलाया कि सिगरेट पीने के लिए देंगे, आई दिया सलाई लेने के लिए अंदर जाएंगे, तब तक उसमें हम बम फिट कर देंगे। तो वो बम फिट लगा करने 3 ठो तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। अब जैसे क्या किया कि तार लिया था बम का जो ना होता है जिसको पुलीता बोलते हैं, लेकर सिगड़ी के पास क्या करने लगा? रखने लगा। अब सिगड़ी के पास उसको जैसे ही रखने के लिए गया, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर मारा। इका के बंदूक का कुंडा लिया और लेकर मारा उनके कोहनी पर एक बंदूक खींचकर। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लाहना सिंह ने एक कुंदा साहब के गर्दन पर मारा और साहब आंख मी गॉड ओह माय गॉड कहते हुए चित हो गए। ए बंदूक उठाया, बोले एगो हाथ पर जो धरा के जाते रहता, दूसरा का गर्दन पर भड़ाम से ओ माय गॉड कहते हुए लेफ्टिनेंट साहब वहीं पर चित हो। अब जानता है जब आदमी नेटिव आवाज में आ जाता है जब कोई मार पड़ता है तो। लाना सिंह ने तीनों गोलों बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब के घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। तीनों गोला निकाला, बाहर फेंका और उसके बाद से इनको सिगड़ी के पास लेकर आया। जेबों की तलाशी ली और जेब की क्या की? तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकलकर उन्होंने अपनी जेब के हवाले किया। तो जो था अपने जेब में क्या कर लिया। साहब की मूर्छा हटी। जब वो होश में आया, लाहना सिंह ने हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। करे क्यों लेफ्टिनेंट साहब, अब बताइए कि आपका मिजाज कैसा है? आज तो आप हमको बहुत चीज सिखाए। क्या सिखाए? कि यह कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सिखाया कि जगधारी जी के जिले में नीलगाय होती है। जगधारी का जो जंगल है वहां पर नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। नीलगाय के 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। बहुत बढ़िया चीज सिखाया तुम। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। और तुमने तो ये भी बता दिया कि मुसलमान खानसामा जो होता है वो मूर्ति पर जल भी चढ़ाता है। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। और लेफ्टिनेंट साहब कोची पर चढ़ते हैं? खोते पर चढ़ते हैं। ये बहुत कुछ सीखा है। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। कि ऐसा उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे जो अथी सर थे, लेफ्टिनेंट साहब थे, बिना डैम के तो वो 5 शब्द भी नहीं बोलते थे। चलिए अभी कितना पेज रह गया है जी? 3 पेज। अब इसके बाद सब कल बहुत ज़्यादा हम भी भूख लिए। अब विकी से पढ़ लो। अच्छा ना, अब कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर